हो चुका है आगाज रण का, अब 24 की तैयारी है, फोड़ेगा वही बच्चा 100 में 100 जिसका दिन रात मेहनत जारी है, जिसका दिन रात मेहनत जारी है। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू। और आपका 24 तारीख को यानी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो आज की वीडियो मिस मत करना, गारंटी बोल रहा हूं बाबू। आपका 50 नंबर बिल्कुल पक्का होने जा रहा है। यानी कि जो भी बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, कमजोर है भाई, हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा है, बार बार भूल जा रहा है याद करने के बाद भी, तो आज की वीडियो मिस मत करना। बस इतना आराम से पढ़ लेना, जितने भी मैं टॉपिक बताते चल रहा हूं आराम से ये वायरल टॉपिक पढ़ के जाओ बाबू। ये वायरल जितने भी मैं चीजें बता दूंगा आज की इस वीडियो से, बस अच्छे से पढ़ के चले जाओ। पॉइंटली चीजें बताऊंगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। 24 फरवरी को सीधे सीधे फोड़ के आओगे मेरे बच्चा। एक एक क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ के जाना है। और आज की इस वीडियो में जितने भी चीजें बताऊंगा, सबसे पहले 10 यानी कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से मिला के 10 नंबर तो बिल्कुल वायरल प्रश्न लेके आया हूं, जो कि बहुविकल्पी में सटीक निचोड़ पेपर में छप के आएगा। और आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश और मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश दोनों क्लियर करा देंगे मेरे बच्चा। एक एक क्वेश्चन यहां से फंसेगा पेपर में। और साहित्यिक परिचय यानी लेखक हो या आपके कवि हो, दोनों क्लियर बिल्कुल इसी वीडियो में कराएंगे। और साथ में कथा वस्तु जो आता है आपके वहां पे 6 नंबर क्वेश्चन में, वो बिल्कुल यहां से आपका तैयार कराने वाले हैं। तो वीडियो को प्यारा सा ईमानदारी से बाबू लाइक कर दो। प्यारा सा लाइक क्या जाता है, आपके लिए इतना वर्क मैं कर सकता हूं, तो आप प्यारा सा लाइक और चैनल पहली बार फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इससे मैं डेली वीडियो लाऊं ना तो आपको पहले देखने को मिले और तैयारी सबसे आगे आपकी रहे। तो प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। सबसे पहले यहां पे जो चीजें मैं बताऊंगा, ईमानदारी से बैठ जाओ कॉपी पेन लेके और धैर्य से एकदम बढ़िया से भाई तैयारी जुनून के साथ करो, ठीक है। सबसे पहले ये बता रहा हूं वायरल महत्वपूर्ण गद्य साहित्य से आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा। यानी कि यहां पे पहले तो यहां पे 5 बहुविकल्पी प्रश्न बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे फोड़ के आएगा। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ो और यही पेपर में फंसने का काफी चांस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है। 4 विकल्प ऐसे ही आएगा, चारों में से कौन सा होगा कि भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है बाबू। तो यहाँ पे वासुदेव अग्रवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, फंडीश्वर नाथ रेणु। आप भी कमेंट में छापते चलो, कमेंट बॉक्स नीचे लिखा है ना वहां पे जाओ, इसका आंसर छापते चलो। भूले बिसरे जो कृति है इसके राइटर कौन है, तो कन्हैया लाल मिश्र। याद रखना ये जो तीसरे नंबर पे विकल्प दिख रहा है ये कन्हैया लाल मिश्र, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एक एक क्वेश्चन का जवाब तैयार करके जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आचरण की सभ्यता लिखा है ना बाबू। आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल लिखा है, यहाँ पे संपूर्णानंद जी लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा है। इसके बाद क्या है, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो यहाँ पे आचरण की सभ्यता की बात आ जाए तो याद रखना 4 नंबर विकल्प अध्यापक पूर्ण सिंह। ये हर एक पेपर में भाई सेट कर दिया गया है, हर एक बार ये बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ पे क्या लिखा है इसमें कि हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक कौन है। हिंदी की प्रथम डायरी पेपर में छप के आएगा। एक एक प्रश्न को आराम से तैयार करो। हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक कौन है बाबू, तो आप सबको पता है, यहाँ पे धीरेन्द्र वर्मा है, यहाँ पे घनश्याम दास विडला है, इसके बाद सुंदरलाल त्रिपाठी है, इसके बाद हरदेव शास्त्री यानी वेद। यहाँ पे जो चौथा विकल्प दिख रहे हो ये हरदेव शास्त्री जी हैं, यानी कि हिंदी की प्रथम डायरी के लेखक। आराम से एक एक प्रश्न का आप भी जवाब देने की कोशिश करो। यहाँ पे ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, यानी ज्ञानोदय जो पत्रिका बनी थी उसके संपादक कौन थे, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, कार्तिक प्रसाद। यहाँ पे चारों में से कौन सा होगा, कमेंट में अभी कोशिश कीजिए। आपकी तैयारी जो है बेहतर है, मुझे पूरा विश्वास है। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। ज्ञानोदय की पत्रिका के संपादक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी। आराम से छाप देने एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे है कि महके आंगन चहके द्वार
के रचनाकार कौन है? महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी। चारों में से कौन सा है बाबू? तो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। इसमें भी वही होंगे, यही लिखे थे, इसकी रचना किए थे, महके आंगन चहके द्वार। तो ये 5 क्वेश्चंस मैं बताया हूं, काफी मोस्ट। इसके बाद आपका आता है बाबू पद्यांश से। ये 5 के बाद से आपका आ जाएगा, यहां से क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पद्यांश लिखा हूं लेकिन ये पद साहित्य क्या है बाबू? पद साहित्य से आपके यहां से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा पे बहुविकल्पी आएगा ना, वही चीज है। ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। वायरल एक एक क्वेश्चन को सेट किया गया है, इसमें काफी हार्ड वर्क किए हैं इसको सेट करने में। तो प्यारा सा लाइक कर देना सब लोग भाई, जो लाइक करेगा बिल्कुल हिंदी में फोड़ के आएगा, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ। चलिए यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे पंचजन्य, इसके बाद है हिम की, यहाँ पे देखिए हिम की रिटनी, इसके बाद है रश्मि, इसके बाद वीणा है। चारों में से कौन सा है? छाप डालू इसका। जो बच्चे कह रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत होगा सर, बिल्कुल तैयारी बेहतर किए हो, यानी कि वीणा हो जाएगा इसका सही आंसर बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? आराम से 4 विकल्प दिया है, महादेव वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बाद जयशंकर प्रसाद। कौन से हो जाएंगे बाबू? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कुकुरमुत्ता के रचयिता है। आराम से याद रखना, तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से समझिए। एक एक क्वेश्चन आज की वीडियो में जो बता रहे हैं काफी वायरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्षयवाद युग की, यानी क्षयवाद युग की कृति है कौन सी? साकेत है, कमैनी है, प्रिय प्रवास है, रामचंद्रिका है। चारों में से कौन सी हो जाएगी? जो बच्चे करेंगे सर कमैनी होगा, बिल्कुल उन सब का बेहतर तैयारी है। ऐसे ही तैयारी बेहतर करना है, डरना थोड़ा सा भी नहीं है, बेहतर से बेहतर सीखना है, पेपर में यानी कि फोकस करना है अच्छा स्कोर का। अगला प्रश्न है, पवन दूती का काव्यांश के रचयिता कौन है? यहाँ पे महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। पवन दूतिका के है भाई? तो काव्यांश के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि चौथा विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आग लगा के आ जाना है इस पेपर में 2024 तारीख वाला को, यानी कि एकदम छाप के आना है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, इस तरीके से एक प्रश्न आएगा जिसमें निगेटिव पूछेगा, यानी नहीं है, यानी कि ऑप्शन के बेस पे करना होगा। अति बौद्धिकता यानी व्यक्तित्व हो जाएगा, या प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा, उपमानों क्षति को की नवीनता। इसमें चारों में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अति बौद्धिकता है इसमें, और व्यक्तिवाद भी है, और उपमानों क्षतिको की निम्नता ये भी है, लेकिन इसमें प्रमुख विशेषता प्रयोगवाद की ये प्रकृति और मानवीकरण नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा? ग नंबर, इसका सही आंसर ग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपके पद्यांश से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बाबू देखो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे गद्यांश। इस गद्यांश को आसानी से तैयार करके जाना है, एक एक प्रश्न को सीख लो, कोई अगर प्रश्न न आए तो कैसे सॉल्व करके आना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चुन करके लाया गया है कि प्रश्न पढ़िए कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसलिए यानी कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के यानी कि बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। और ये पेपर में देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है, जिसे 2019 के पेपर में CL और CQ कोड के पेपर में आया था, आप देख सकते हैं। और 2020 में भी Z और H और ZL ये दोनों पेपर कोड में आया था। इसके बाद 2022 में DS और DU दोनों कोड के पेपर में आया था, और 2024 में आया था DN कोड में, और 2025 में तो इस बार छपके ही आने वाला है। तो बेहतर से बेहतर तैयारी करके जाना इस बार। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, सबसे पहले तो आपको समझ लेना है कि किस पार्ट से दिया है, ट्रिक समझो। जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी कि जन जो है ये लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि आपको तुरंत ही पता लग जाना चाहिए कि किस पार्ट से दिया है बाबू, ट्रिक से।
यानी कि राष्ट्र से जुड़ा हुआ, जन मतलब राष्ट्र, और उस चैप्टर का नाम भी लिखा रहेगा कहीं ना कहीं। जिसे राष्ट्रीय जन लिखा है ना, तो यहाँ से ट्रिक से पहचान लेना बिल्कुल। तो राष्ट्र के स्वरूप से दिया है, इसमें प्रश्न पूछा है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो इसी में दिया है जन का प्रवाह अनंत होता है। पहला का ही आंसर यहीं पे ढूंढ लेना है, यानी खोज लेना है। इसके बाद यहाँ पे भी इसका सॉल्व करना बता रहे हैं, कैसे सॉल्व करोगे। सबसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखोगे ऐसे आराम से, और संकेत डाल लेना कि किस गद्यांश को सॉल्व किए हैं। शुरू से 2-3 शब्द लिख लेना इसमें से, और लास्ट में बीचों में डॉट डॉट करके, और लास्ट में करना होता है यहां तक का, ये लास्ट वाला लिख लेना। इसमें पहला है प्रश्न, जन का प्रवाह किस तरह होता है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न तीसरा का पहला आंसर कि जन का प्रवाह अनंत होता है। आराम से इसी में से देख के इसका आंसर लिखना है, कहीं भटकना नहीं है कि कहां से याद करें। ये सारे प्रश्न का इसी में आंसर दिया है, ठीक है। दूसरा है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। शीर्षक और लेखक का नाम, इसमें शीर्षक मतलब है किस पाठ से दिया है, इस पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे दूसरा का आंसर, शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, मैंने बताया है अभी तुरंत। और लेखक इसके कौन है, तो वासुदेव से अग्रवाल। इस तरीके से आराम से लिख लोगे, 2 नंबर यहाँ तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा था भाई, तीसरा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो अंडरलाइन किया हुआ है, यहां से लेके और यहाँ हरा वाला बत्ती चल रही है ना, आपकी लाइन क्लियर है कि पेपर में ये आएगा। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है। बस इस लाइन का भाव क्या होगा, यहाँ पे पूछा है। आइए इसको पहले लिखोगे कैसे। सबसे पहले 3 नंबर डालोगे और उसका हेडिंग लगा लेना, रेखांकित अंश की व्याख्या, ब्लैक पेन से, काला पेन से, और उसका भाव लिखोगे इस लाइन का कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, यानी कि लगातार बदलता रहता है, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, अपनी भूमि के साथ तादात्म्य जुड़ा रहता है के बाद से बाबू, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ, बनाया हुआ है। मतलब कि इस लाइन का भाव बस इतना लिख दीजिएगा, ज्यादा नहीं लिखना है। अगर कुछ ना आए तो मैं बता ही दिया हूं एक ट्रिक वाली वीडियो कि कुछ ना आए तो रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे डाल लेना और इसी लाइन को उतार देना यहां तक, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है आपके सामने क्वेश्चन 4 नंबर कि सूर्य की रश्मियां यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए एक एक क्वेश्चन का आराम से यहां से सटीक तरीके से आंसर करेंगे। तीसरा का या चौथा नंबर कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अजर अमर है, यानी अमर है लिख सकते हो बस, क्योंकि इसी में से तो आपको लिखना है सारा चीज कि जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, मतलब कुछ ना है तो इसी में से सारा प्रश्न का आंसर खोजना है। यहाँ पे 5वां नंबर है कि संततवाही का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ से लिखोगे कि संततवाही का अर्थ होता है सदा प्रवाहित या अस्थाई, सदा प्रवाहित या अस्थाई, इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि सदा प्रवाहित होगा, इस तरीके से आराम से लिख लोगे, अस्थाई। अगला प्रश्न चलेंगे, यहां से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पद्यांश, इसको पढ़ के जाना, काफी ये वायरल पद्यांश लेके आए हैं और ये पद्यांश काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये पेपर में आया हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक। देखिए बाबू, इसमें पहले तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, लिखा इसमें कि सुख भोग खोजने खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनुज। इसके बाद फिर यहाँ पे 4 लाइन क्या लिखा है कि जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, यानी कि पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। इस तरीके से जब आएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पहचानना है कि किस पाठ से दिया है और इस पाठ के कवि कौन है, आराम से। और इसमें जो प्रश्न दिया है देखिए, 2022 में भी आया था DQ में, और आपके 2024 के DH कोड में भी ये छपा था। 2025 में चांस है कि आने का, काफी वायरल ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन कितने हैं, 5 क्वेश्चंस रहेंगे और आराम से न आए तो भी सिखाएंगे और कैसे सॉल्व करके आना है। सबसे पहले
पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक और उसके रचयिता कौन है, उसका नाम पूछा है। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे क्या, देखो 4 नंबर डाल लेना इसमें, और संकेत सुख भोग डॉट डॉट करके लास्ट का सरोज लिख देना। इसमें पहला प्रश्न पूछा था ना कि पद्यांश का शीर्षक क्या होगा, यानी किस कविता से है, तो बापू की प्रीत से लिख लेना, बापू की प्रीत। और कविता के नाम यानी कि किस इसके कवि कौन है, तो मैथिली सरगुप्त जी हैं। कौन है, तो मैथिली सरगुप्त जी। आराम से ये दोनों लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए, ये रेड कलर वाली दोनों लाइन को व्याख्या करना है। इसमें लिखा है ना कि जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। इस दोनों लाइन की व्याख्या अपने भाव में कुछ ना है तो भी इस लाइन के मतलब आप भी अपने सेंसिटिव दिमाग लगा के लिख देना, और नहीं तो यहाँ पे मैं इसका अर्थ सही बता ही रहा हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना इसे, और लिखना कि कवि का कहना है कि मानवता मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, वह यहाँ मिट्टी से बनकर आता है तथा अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। इसी तरीके से इस लाइन का भाव लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं भाई, क्या खोजने, तो यहाँ पे लिखिएगा इसका आंसर कि इस दुनिया में सब लोग सुख खोजने आते हैं। बस इसी तरीके से आप भी आंसर लिख देना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्पर्धा और अहिंसा का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर का लिखेंगे। स्पर्धा का मतलब होता है प्रति यानी कि द्वंद्विता, इसके बाद अहिंसा का मतलब यानी कि रक्तपात रहित। इस तरीके से आराम से दोनों का अर्थ लिख दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है मनुष्य क्या है, तो लिखेंगे 5 नंबर की मनुष्य एक नश्वर प्राणी है। क्या है, नश्वर प्राणी है। आराम से ये आपका पद्यांश वायरल है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक। अब यहां से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी आपके लेखक का साहित्यिक परिचय। ये पेपर में 100% गारंटी बोल रहा हूं पूछा ही जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे मेन पॉइंट आपको समझा देता हूं, इसके बाद खुद ही आप लिख लोगे। सबसे पहले जीवन परिचय इसमें हेडिंग डालना। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना, जो जन्म सन होता है, जो मृत्यु सन, इस पे ज्यादा फोकस करता है एग्जामिनर, जो कॉपी चेक करता है, इसलिए आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में आपको हाइलाइटर प्रयोग नहीं करना है। कैसे लिखोगे जीवन परिचय कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था, इतना लिख लोगे। और ब्लैक पेन से जन्म सन, इसके बाद पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा माता जी का नाम ज्योतिमती था। ये उनके माता और पिता का भी नाम इसमें मेंशन करना, लिखना। द्विवेदी जी सरयू प्राणी ब्राह्मण थे और उनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979, यहाँ पे बाबू बहुत बच्चे बोलते हैं कि यहाँ 19 होगा सर, तो 19 ही लिख लेना। 19 मई सन यहाँ पे 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। तो आराम से ये इनका जीवन परिचय जब लिखेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। साहित्यिक परिचय जब लिखेंगे यहाँ से तो फिर 3 नंबर। यानी कि आज की वीडियो बहुत ही बेहद ही खतरनाक है, तो बढ़िया से पढ़ लो और समझ लो। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालोगे, इसमें क्या लिखोगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है, ठीक है। और 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। ऐसे ही आराम से जहां जहां ब्लैक पेन का यूज करना है आराम से छाप देना, ठीक। इसके बाद कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ भी उनकी कृतियां अच्छे से लिखना, नहीं तो नंबर बिल्कुल कट जाएगा। कृतियां लिखोगे, जैसे कौन सी कृतियां, आलोचनात्मक कृतियां। सबसे पहले कम से कम बोलते हैं बच्चे कि कितना लिख दे सर, कम से कम 4 या 5 लिख दो, इससे ज्यादा मत लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट चलिएगा सर। पहला कि सूर साहित्य हो जाएगा, दूसरा कालिदास का ललित योजना हो जाएगा, तीसरा लिखिएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, और चौथा लिखिएगा प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। इस तरीके से आप
4 लिख दीजिएगा, या 5 भी लिखना है तो कबीर लिख लेना। इस तरीके से कृतियां हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा ये भी लिख लेना बाबू, निबंध संग्रह, बिल्कुल आराम से ये लिखना। इसमें जिससे कल्पलता हो जाएगा, अशोक के फूल हो जाएगा, कुटज आदि, ये सभी उनके निबंध संग्रह हो जाएंगे। इसके बाद उपन्यास भी लिखना होगा, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। इसके बाद अनामा दास का पोथा हो जाएगा, पुनर्नवा लिख लीजिएगा, चारूचंद लेख। इस तरीके से उपन्यास कम से कम 3-4 लिख दीजिएगा। ये आपके लेखा का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे साहित्यिक परिचय के साथ जीवन परिचय कंप्लीट 100% 24 तारीख को देखने को मिलेगा, ठीक है। आराम से तैयारी कीजिए। अब यहाँ पे आ चुके हैं आपके कवि का साहित्यिक परिचय। ये भी 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी क्वेश्चन है। ये 5 के ख में पूछा जाएगा। ये कवि का होता है, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्हीं का साहित्यिक परिचय लिखना है। सबसे पहले लिखोगे जीवन परिचय, हेडिंग का डालोगे जीवन परिचय, और टू द पॉइंट चीजें लिखोगे, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था, ऐसे लिख देना। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त थे, और सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। क्या थे? वो कवि थे, कविताएं लिखते थे। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, यानी कि जैसे उनके पिता माता थे वैसे इन पे भी असर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली थी। इनके जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इनसे बहुत कुछ सीखे थे मैथिली शरण गुप्त जी। ऐसे ही कहानी की तरह याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, और साकेत महाकाव्य पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला पारितोषिक भी मिला है, ऐसे ही लिखना बाबू, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को हिंदी साहित्य सेवा के मतलब के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है, ऐसे लिखना। इसके बाद जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर यानी कि सृजन करते रहे, और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गया, यानी कि इनका मृत्यु हो चुका। इस तरीके से जब लिखेंगे तो 2 नंबर यहाँ से, और यहाँ पे जब साहित्यिक परिचय लिखेंगे बाबू तो यहाँ से 3 नंबर। तो इसीलिए बोलते हैं कि सब कुछ ध्यान से समझ के लिखना। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना, फिर क्या लिखना इसमें कि गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था, और राष्ट्र प्रेमी उनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इस तरीके से इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है, इसी तरीके से आप भी लिखना, ठीक है। इसके बाद इनके साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला पारितोषिक भी है, इसी तरीके से साहित्य सेवाएं हो जाएंगी। इसके बाद साकेत लिखना, इसमें यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है, इसी तरीके से छाप देना, ठीक है। अब लास्ट में साहित्य में स्थान, जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं साहित्य में स्थान, ये गलती करते हैं भाई, यहाँ से नंबर कट जाएगा 2 नंबर। इसलिए मैं कहता हूँ साहित्य में स्थान बिल्कुल छाप देना कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं, और खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह क्या है, अविस्मरणीय रहेगा, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी है। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, आपका कवि मैथिली शरण गुप्त जी का तैयारी हो जाएगा, और इसका पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेना। अब हम चलते हैं आपके यहाँ पे पंचलाइट। यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत बच्चे डरते हैं पंचलाइट से, तो चिंता नहीं करना है, आराम से सिखा देते हैं कहानी की तरह। अपने ही गांव का कहानी समझ लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आएगा, आराम से देखो सिखा रहे हैं। सबसे पहले पंचलाइट पे जो बच्चे तैयारी किए हैं और थोड़ा सा नहीं तैयारी हो पा रहा है तो भी सीख लो इसको कहानी की तरह। पंचलाइट कहानी फंडीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, ठीक है। ये पंचलाइट जो है एक कहानी है, किसकी है तो फंडीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, प्रचलित है आंचलिक रूप में। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ये कहानी जो है एक पिछड़ा हुआ गांव बिहार है, वहीं से बिहार से लिया गया है। आप एकदम कहानी की तरह रट्टा मार लो और लिखना पेपर में छाप छाप के, ठीक। इसके बाद इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का रहता था, ठीक है, जो गांव की एक मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता है। इसी तरीके से आप भी लिखना, ठीक, कहानी को। और मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से
गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता है, यानी कि सिनेमा का गाना गाता है और कोई भी गुजर जाता है गाना गा के, और इस कारण ये गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। बिरादरी से अपने गांव के यानी कि पटदारी बोलते हैं उसको। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं और सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए उत्सुक थे, यानी कि सब लोग एकदम बेचैन थे कि कब देख ले इसको। और लेकिन समस्या यह उठती है कि पंच लाइट आखिर जलाएगा कौन भाई? जलाने तो किसी को आता नहीं, क्योंकि अनपढ़ गांव के लोग थे, क्योंकि सीधे साधे लोग और उसे जलाना भी नहीं जानते। तो यहाँ पे आइए और थोड़ा सा ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिख देना है, जैसे यहाँ पे ध्यान दो। जलाना भी नहीं जानते थे। मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है, जला लेता है, तो वह बड़ी ही चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच माने जो गांव के लोग थे उसके यहाँ पहुंचा देती है पंचों तक। अब तब से पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और शामिल करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद और गोधन पंचलाइट जला देता है और मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न हो जाती है और गोधन को शाम के भोजन के लिए आज निमंत्रण भी मिल जाएगा, यानी कि आपको भी मिल जाएगा, ठीक। और पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, अब खूब गाओ सलीम का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन भजन करते हैं और आराम से खुशियां मनाते हैं। तो आप इसी कहानी को आराम से लिख लो, एकदम कहानी को रट्टा मार लो दिमाग में, पेपर में छाप के ही आना है, ठीक है। और एक चीज, जो 7वां नंबर प्रश्न आएगा यहाँ पे लिख देता हूं। जो 7 नंबर प्रश्न आएगा बाबू, ये आपको किस तरीके से आएगा? तो ये स्वपठित खंड काव्य पे आता है। स्वपठित खंड काव्य क्या आता है? स्वपठित खंड काव्य के रूप में जो आता है, ये प्रश्न आपका जिला वाइज आता है। किसके वाइज? जिला वाइज। ध्यान समझो मेरी बात को सब लोग, ये जिला वाइज आता है। कम से कम 4 से 5 7 जिलों का एक ग्रुप होता है, उस जिले के हिसाब से ये प्रश्न याद करना। मुझे तो नहीं पता कि आप किस जिले से ये पढ़ रहे हैं। अगर आप कमेंट कर देते हैं कि सर मैं इस जिला से हूँ, मैं इस जिला से हूँ, अपना अपना जिला कमेंट कर दो, रिप्लाई दे दूंगा आपको कमेंट में कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लो। मैं बलिया से हूँ, तो बलिया वालों बच्चों के लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि सत्यखंड जीत पे आता है, इसका कथा वस्तु लिखना होता है। तो आप जिस जिले से कमेंट कर देना और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। ये था आपके 50 नंबर की पूर्ण तैयारी, ठीक है। इसमें खंड क को बताया हूँ, जो बच्चा अच्छे से पढ़ के चला जाता है तो 50 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपका 50 नंबर, उसमें क्या रहेगा आपके खंड ख से, आपका उसमें पूरा संस्कृत से व्याकरण, श्लोक वगैरह, जो मुहावरा, लोकोक्तियां जो रहेगा, पूरा व्याख्या रहेगा उसमें खंड ख में। तो इसके लिए वीडियो में कमेंट कर दो कि सब लोग एक एक प्यारा सा कि सर खंड ख लाइए, नेक्स्ट वीडियो कमेंट करिए फटाफट से। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।